गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज जहाँ अपन पढ़ चुके हैं, हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। क्लासिकल मैकेनिक्स हमने कुछ प्रॉब्लम करने सीखे थे। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पुली की प्रॉब्लम की थी। अगर पुली रेस्ट पे है तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगर हमारी पुली मूव कर रही है तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस प्रकार के हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की थी। अब हम स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। यदि स्प्रिंग है तो कैसी होगी स्प्रिंग प्रॉब्लम करने के बाद फिर अपन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। हेलो हेलो, और भी बच्चे हैं, जल्दी आ जाइए। हाई लिख के भेजिए भाई, कौन कौन है अभी, जल्दी जल्दी हाई लिख के भेजिए मेरे को, जल्दी कमेंट में हाई लिख के भेजिए। तो आज अपना जो आगे है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम क्या करेंगे, स्प्रिंग प्रॉब्लम करेंगे। स्प्रिंग प्रॉब्लम करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, स्प्रिंग प्रॉब्लम करने के बाद अपन क्या क्या करेंगे, अपन करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे थे, हमारा लास्ट कॉन्टैक्ट फोर्स बच गया, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। स्प्रिंग प्रॉब्लम के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि स्प्रिंग है क्या, स्प्रिंग कैसे, स्प्रिंग के अंदर फोर्स जनरेट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। हम सब लोगों ने या आप सब लोगों ने, हम सभी ने देखा है, क्या देखा है कि मेरे पास एक ये दीवार है। दीवार पे मैंने एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग को मैंने किसी मास ब्लॉक एम से मैंने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। अभी स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ पे है, बस भिड़ी हुई है, ना इसमें कोई फोर्स है ना कुछ और है, बस ये रखी हुई है जस्ट, ठीक है। ये एल नोट क्या है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है, स्प्रिंग के अंदर ना तो हमने एक्सपेंशन किया है ना हमने कंप्रेशन किया है, ठीक है। ये एल नोट क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ, एन नोट क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ। अब मैं क्या करूं, इस मास जो ब्लॉक है इस पे फोर्स लगाऊं एफ। इस पे क्या लगाऊं मैं, फोर्स अप्लाई। यदि मैं इस ब्लॉक को एफ फोर्स से फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचूं, यदि इस ब्लॉक को मैं एफ फोर्स अप्लाइड करके अपनी तरफ खींचूंगा तो ये ब्लॉक कहां आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक कहां आ जाएगा, ये ब्लॉक यहां पर आ जाएगा। क्या ये ब्लॉक आ गया, इसका मास कितना है, कैपिटल एम। स्प्रिंग अब कितनी खिंच के कहां गई, यहां पर। पहले स्प्रिंग यहां पर थी, अब कहां तक आ गई, यहां तक। कितनी दूरी इसमें खींची आए, स्प्रिंग कितना बड़ी है, अपनी नेचुरल लेंथ से कितना बड़ी है स्प्रिंग, एक्स। मैंने फोर्स लगाया एफ मास ब्लॉक पे और मैंने खींचा इसको अपनी तरफ, कहां पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। ये पॉइंट क्या मान लिया, बी, और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया। क्या फोर्स लगाया, एफ। अब तुम ध्यान दो, इस मास ब्लॉक को यदि मेरे को यहीं रखना है तो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, कंप्रेस होगी, ये अपनी तरफ खींचेगी, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। जैसे ही ये मास ब्लॉक है, इसको मैंने पकड़ रखा है, जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये मास ब्लॉक किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। इधर मूव करके ये किधर जाना चाहेगा, ए पॉइंट पे वापस आना चाहेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, जो ये मास ब्लॉक है, मैं इस पे जो फोर्स लगा रहा हूं, जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये किधर, वापिस अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहती है, ठीक है। यदि इस मास ब्लॉक को मैं क्या करूं, कंप्रेस कर दूं, इस मास ब्लॉक को क्या करूं मैं, कंप्रेस कर दूं, धक्का लगा के मैं यहां पर ले आऊं, तो स्प्रिंग क्या बची, ये बची। कितना दूरी ये कंप्रेस हो गई, मान लो यहां से ये दूरी भी एक्स है, कितनी दूरी है, ये भी एक्स है, ये सी पॉइंट है। अब मैंने जो एम मास ब्लॉक है उसको ऐसे धक्का लगाया, पुश किया, पुश करूंगा तो ये यहां पर आ गया। ये ब्लॉक अब क्या है, यहां पर है मास एम का, ठीक है। अब जैसे ही इस ब्लॉक को मैं छोड़ूंगा तो स्प्रिंग वापस इधर आएगी, किधर जाने की कोशिश करेगा, ये ब्लॉक इधर। जैसे ही मैं फोर्स हटाता हूं तो ये ब्लॉक इधर अपने नेचुरल पॉइंट पे यानी अपनी नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करता है। तो हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि यदि मेरी ये स्प्रिंग किसी नेचुरल लेंथ पे रखी हुई है, ना तो इसमें एक्सपेंशन है ना इसमें कंप्रेशन है, इसमें मैं अगर फोर्स अप्लाई कर दूं तो कुछ टाइम के बाद हमारी स्प्रिंग आगे की ओर बढ़ जाएगी। यहां पर हमारी स्प्रिंग क्या कर गई, पहुंच गई। कितना फोर्स लगा रहा हूं इस पे, एफ एक्सटर्नल, जो मैं बाहर से दबाव लगा रहा हूं, और स्प्रिंग क्या कर गई, बढ़ गई। कितनी लंबाई इसकी बढ़ी, एक्स, कितनी बढ़ी, एक्स। तो इस स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में जैसे ही इस फोर्स को हटाता हूं तो ये मास ब्लॉक इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इसका मतलब इस स्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ क्या जनरेट हो रहा है,
फोर्स जनरेट हो रहा है। किधर हो रहा है? इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यदि इस स्प्रिंग को मैं इस जो कैपिटल है मास एम है, जिस पे फोर्स कितना लग रहा है एफ एक्सटर्नल, जैसे इस फोर्स को हटाता हूं तो मास एम किधर जाएगा? इधर। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को बोला गया स्प्रिंग फोर्स। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल देते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट को अपनी नेचुरल पोजीशन में लाना चाहे, अपनी नेचुरल जगह पे लाना चाहे, जहां पर वो पहले रखा हुआ था, जब उस पर कोई भी फोर्स नहीं रख रहा था। तो इस फोर्स को क्या बोला गया? जो इसके अंदर जनरेट हुआ स्प्रिंग के अंदर। मान लो ये एफ एक्सटर्नल है, ये मेरा क्या है? एफ एक्सटर्नल। मैं एफ एक्सटर्नल से इसको इधर खींचे हुए हूं, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो इधर जाएगी। ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है, मैं इसको खींचे हुआ हूं, तो इसमें क्या है? फोर्स जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है इसके अंदर? फोर्स। इस फोर्स को क्या बोला गया? रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, जो ये स्प्रिंग फोर्स है ये किसके प्रोपोर्शनल है भाई? ये स्प्रिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स के। ये स्प्रिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स के। इसको मान लो मैं और ज्यादा खींचूं तो मेरे को और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा स्प्रिंग को खींचने के लिए। तो मैं क्या है, जैसे जैसे ये लंबाई बढ़ती चली जाएगी नेचुरल लेंथ से, वैसे वैसे मेरे को स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, अब इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो स्प्रिंग पे फोर्स है वो क्या लिख दिया? के एक्स। अब ध्यान दो, यहां से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, एक्स की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये। ठीक है, लेकिन फोर्स किधर जनरेट हो रहा है? जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट। तो क्या साइन आएगा? माइनस ऑफ एक्स। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? फोर्स जनरेट हो जाएगा। किस डायरेक्शन के अंदर स्प्रिंग के अंदर फोर्स जनरेट होएगा? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हमने पार्टिकल को, हमने ऑब्जेक्ट को इधर मूव कराया तो स्प्रिंग में फोर्स किधर जनरेट हुआ? उधर। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई। इसी बात को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो, अभी मैंने समझाया था कि मेरे पास ये क्या है? स्प्रिंग है, ये मास क्या है? एम है। मैंने इस पे क्या लगाया? मैंने फोर्स लगाया। मैंने इस पे क्या लगाया? मैंने इस पे क्या लगाया? एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मेरा ब्लॉक था यहां पर आ गया, स्प्रिंग क्या कर गई? कंप्रेस कर गई। पहले नेचुरल लेंथ क्या थी? ये थी। अब स्प्रिंग कहां पहुंच गई? यहां पर रखा हुआ था ना ऑब्जेक्ट, कितना कंप्रेस कर दिया ऑब्जेक्ट को? एक्स। कितना कंप्रेस कर दिया ऑब्जेक्ट को? एक्स। किधर कंप्रेस किया? इधर। यही था मास एम। इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था ये इधर लग रहा था, इस डायरेक्शन में। मैंने एम ब्लॉक पे इधर फोर्स लगा रखा है इसको होल्ड करने के लिए। जैसे ही छोड़ूंगा तो ये मास इधर भागना चाहेगा। कहाँ आना चाहेगा? अपने ओरिजिनल पॉइंट पे, अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगा। अब मैं इस पे जो फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होगा वो किधर होगा? जिधर डिस्प्लेसमेंट इधर हुई है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट हुआ वो क्या हुआ? इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? फोर्स। जो ये फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? के एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, कितना स्प्रिंग में कंप्रेशन आया, कितनी लेंथ कंप्रेस की गई या कितनी लेंथ एक्सपेंशन हुई, ये क्या है हमारा? एक्स। ठीक है, के। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहां बोल रहा हूं एफ वेक्टर फॉर्म में लिखा, एफ बराबर क्या? माइनस के एक्स। इधर देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। इस डायरेक्शन में मैं ब्लॉक को कंप्रेस कर रहा हूं तो स्प्रिंग में जो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ वो किधर हुआ? इधर, उसके जस्ट अपोजिट। इसलिए ये क्या है? माइनस। एक्स इधर है तो स्प्रिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो ये नेगेटिव साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बताना चाहता है जिस डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग के अंदर क्या जनरेट होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करना चाहेगा? उस स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ पे लाना चाहेगा। ठीक है, इस के को क्या बोला गया? कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। अच्छा, के को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ना लिख के मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहूं फोर्स को, फोर्स ऑफ स्प्रिंग एफ एस, क्या लिख सकता हूं? के एक्स। के को क्या लिख सकता हूं मैं? एफ एस बाई एक्स। अच्छा, ये फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। और एक्स की यूनिट क्या है? मीटर। तो के की यूनिट क्या हुई? न्यूटन पर मीटर। ये किसकी यूनिट है?
यूनिट किसकी है, ये के की यूनिट है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की यूनिट है, स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट है। क्या यूनिट होती है स्प्रिंग कांस्टेंट की? अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं बात करूं के की, तो क्या यूनिट होती है? न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग की क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक है, क्या आपको मेरी कहानी समझ में आई? कहानी कुछ नहीं थी, कहानी कुछ नहीं थी कि एक स्प्रिंग है, उसको हमने एक मास से क्या कर दिया, क्या कर दिया, उस पे एक मास अटैच कर दिया, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस ब्लॉक को क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। स्प्रिंग में क्या आ गया, एक्सपेंशन, खींच लिया। इस ब्लॉक को खींचूंगा तो एफ एक्सटर्नल इधर लगेगा, तो स्प्रिंग क्या कर गई, खींच गई। अब स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो किधर होगा, स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ लाना चाहेगा। स्प्रिंग को किधर लाना चाहेगा, अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ लाना चाहेगा। तो किधर फोर्स लगेगा स्प्रिंग की वजह से, ये क्या है, फोर्स किसके बराबर है, के एक्स। किस डायरेक्शन में लगेगा, स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ लाने की डायरेक्शन में, या अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैं फोर्स लगाऊं, ठीक है, पहला केस ये लिया था, अब इसको मैं क्या करूं, इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे फोर्स लगाऊं। जब इस डायरेक्शन में ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा, स्प्रिंग ये बच जाएगी। अब स्प्रिंग क्या कर गई, यहां से यहां तक एक्स डिस्प्लेस्ड कर गई, तो ये जो ब्लॉक है एम, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी, इधर। किधर लगाएगी, इधर। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स की क्या है, डायरेक्शन किसके बराबर होगा, के एक्स। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, जितनी लेंथ कंप्रेस हुई या जितनी लेंथ एक्सपेंशन हुई, ये हमारी क्या है, स्प्रिंग, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या है, मैंने क्या लिखा, स्प्रिंग फोर्स F बराबर माइनस के एक्स। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्प्रिंग में फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताइए क्या आपको बात समझ में आ रही है, जल्दी से लिख के कमेंट करके बताइए। जितना पढ़ाया क्या समझ में आ रहा है, क्या मैं समझ पाऊं कि आप मेरी बात को समझ पाए? जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी। हेलो सर, हेलो हेलो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूं? जल्दी कमेंट करें भाई, जल्दी। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको मेरी बात समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही। जल्दी जल्दी, हाँ भाई जल्दी करो, जल्दी चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। एक भी बच्चे का नहीं आया, क्या आपको बात समझ में आई, हाँ या ना, कुछ भी बताइए, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें, यस नो में जल्दी रिस्पॉन्स करें भाई, जल्दी। शिबा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें, क्या आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई, स्प्रिंग। फिर हमको इस पे प्रॉब्लम करनी है, प्रॉब्लम से हम समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो कुल मिला के क्या बात हुई, स्प्रिंग फोर्स की बात करूं, स्प्रिंग फोर्स की बात करूं जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए कि दो चीजें बता दो, एक तो मैग्नीट्यूड बता दो और क्या बता दो, एक डायरेक्शन बता दो। तो स्प्रिंग के अंदर जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, जो जनरेट लगेगा। जैसे मैंने ये ब्लॉक लिया था, ठीक है, ये मेरी क्या थी, स्प्रिंग थी, ये मास ब्लॉक m था, ये नेचुरल लेंथ l थी। तो किस मैग्नीट्यूड का लगेगा, जितना इसके अंदर एक्सपेंशन आएगा या जितना इसके अंदर कंप्रेशन आएगा, जितना लेंथ ये घटी स्प्रिंग या बढ़ी, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k से। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जो स्प्रिंग पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, जो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो k इंटू जो लेंथ एक्सपेंड हुई, ये लेंथ एक्सपेंड हुई, ये लेंथ एक्सपेंड हुई यहां पर, और ये लेंथ क्या हुई, कंप्रेस हुई, जो लेंथ एक्सपेंड या कंप्रेस हुई उसके बराबर। डायरेक्शन किस में लगेगा, ये डायरेक्शन किस में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, opposite direction the displacement, opposite direction the displacement, the displacement in the string, displacement in the string,
स्ट्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे इस पे बात करूं तो स्प्रिंग फोर्स किधर जनरेट होगा, इस यहाँ से यहाँ तक गया, इस डायरेक्शन में गया, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर। इसकी बात करूं तो ये कंप्रेस हो गई तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर। कंप्रेशन होते वक्त किधर गया मैं, इधर गया, तो फोर्स किधर जनरेट होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में कंप्रेस या एक्सपेंशन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स लगेगा। अब हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है, एक एग्जांपल से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया जिसका मास कितना ले लिया, 2 किलोग्राम, जिसका मास कितना ले लिया, 2 किलोग्राम। एक स्प्रिंग ले ली, इसको भी मैंने एक मास से कनेक्ट कर दिया जिसका मास कितना है, 3 किलोग्राम। फिर मैंने क्या ले लिया, एक और रस्सी ले ली, ठीक है, इसका मास कितना है, 4 kg। इसका मास कितना है, 4 kg। इसका मास कितना है, 4 kg। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, जो हमारे पास ये गिवन सिचुएशन है ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम एट इक्विलिब्रियम व्हेन, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी कट द रोप, व्हेन वी, ऐसे समझो, व्हेन वी कट द रोप, कौन सी रोप, जो 2 kg से अटैच है, 2 kg से क्या है, अटैच है, उस रोप को क्या कर रहा हूं मैं, कट कर रहा हूं। व्हेन वी कट द रोप, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। 2 रस्सी हैं तो दोनों में कितनी क्या आएगी, टेंशन क्रिएट होगी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। जो ब्लॉक्स हैं उनमें कितनी एक्सेलरेशंस आएंगी, ब्लॉक्स कौन कौन सा है, 2 kg का है, 3 kg का है और एक 4 kg का है। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, 2 पार्ट में मेरे को क्या क्या निकालने हैं, मेरे को निकालने हैं कि 2 kg, 3 kg, 4 kg की एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इस रस्सी को कट कर रहा हूं, किसको कट कर रहा हूं, इस रस्सी को, जब मैं इस रस्सी को काटूंगा तो 2 kg का, 3 kg का, 4 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा। दूसरी बात, जब इस रस्सी को काटूंगा तो इसमें टेंशन कितना होगा, इस रोप में टेंशन कितना होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, किस का, 2 kg, 3 kg और 4 kg का। और क्या निकालना है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी यदि मैं उसको कट करता हूं। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन। इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, हम इसको क्या करने की कोशिश करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, क्या ध्यान दो कि ये मेरे पास रस्सी थी, ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम किसमें दे रखा है, इक्विलिब्रियम। ये जब व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग और व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये कब कैलकुलेट करना है हमें, ये कब कैलकुलेट करना है, एट द इंस्टेंट टाइम ऑफ द कट। जब मैं कट करूंगा उस टाइम पे ये कैलकुलेट करना है, उसी टाइम पे। ठीक है, ठीक है, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट द इंस्टेंट टाइम when we cut the rope, when we cut the rope, जब मैं रोप को कट करूंगा उसी टाइम, उसी क्षण, जैसे रस्सी को काटे तुरंत उसी समय क्या एक्सेलरेशन होगी, क्या टेंशन होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन वी कट द रोप, जब भी मैं रस्सी को कट करूंगा उसी समय, या व्हेन वी कट द रोप एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऐसे लिख लो इसको, स्टेटमेंट को, ऐसे तो ये ठीक नहीं बैठेगी। ठीक है, ये रस्सी है। ठीक है, when we cut the rope at that instant of time, इक्वेशन दोबारा लिख लो, when we cut the rope at that instant of time, at that
एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। पहला व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन, व्हाट इज द टेंशन, व्हाट इज द टेंशन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऐसे लिख लो इन द स्ट्रिंग। अब ठीक है, किस समय, जब मैं रस्सी को काट रहा हूं उसी समय 2 kg 3 kg और 4 kg में एक्सेलरेशन क्या होगा, उसी समय इस रस्सी में टेंशन क्या होगा और इस रस्सी में टेंशन क्या होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करने की कोशिश करते हैं, सोल्व करने की। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक रस्सी है, ये मैंने क्या ले लिया, एक ब्लॉक ले लिया, ये मैंने क्या ली, एक स्प्रिंग, यहाँ पर भी एक ब्लॉक और यहाँ पर भी एक ब्लॉक। ये कितने का, 3 kg का था, ये हमारा 4 kg का ब्लॉक था और ये हमारा 2 kg का ब्लॉक था, ठीक है, यही था। अच्छा, क्वेश्चन क्या था कि सिस्टम मेरा किस में है, इक्विलिब्रियम में है। पहले मेरा सिस्टम किस में था, इक्विलिब्रियम में। जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो इसमें टेंशन और फोर्स वगैरह क्या क्या होंगे। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जो 4 kg ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, 4 kg ब्लॉक, इस पे धरती माता फोर्स लगाएगी, किधर लगाएगी, नीचे के ऊपर, इस पे नीचे की तरफ लगाएगी, कितना लगाएगी, 4g, कितना फोर्स लगाएगी इस पे धरती माता, 4g। अच्छा, ये स्ट्रिंग है, ये लेंथ को अपनी को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, तो टेंशन किधर लगेगी, ऊपर, इसी पॉइंट पे भी क्या क्रिएट हो जाएगी, टेंशन किधर होगी, नीचे की तरफ, क्योंकि ये पॉइंट भी क्या करेगा, अपनी लंबाई को छोटी करना चाहेगा, तो टेंशन इस पॉइंट पे भी नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ। अच्छा, 3 kg ब्लॉक है, इस पे भी धरती माता फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी, 3g। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये स्प्रिंग क्या है, ये वेट लटका हुआ है, तो इसमें क्या जनरेट हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सपेंशन हो गया। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ये थी, जैसे ही वेट लटका है तो ये ऐसे आ गई, तो इसके अंदर क्या जनरेट हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसके अंदर क्या जनरेट हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स। कितना हुआ भाई, एफ हुआ, एफ मान लिया, ठीक है, क्योंकि वो स्प्रिंग को क्या करेगा, अपनी नेचुरल लेंथ पे लाना चाहेगा। यहां पर भी स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स जनरेट हो जाएगा, एफ एस। जो स्प्रिंग होती है उस पे जो 2 एंड पॉइंट होते हैं उनमें सेम रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, इक्वली जैसे टेंशन के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग हम कैसी मान के चल रहे हैं, मासलेस है, इसलिए स्प्रिंग के दोनों एंड पॉइंट पे सेम रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा 2 kg ब्लॉक है, इस पे भी धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, 2g। इस स्प्रिंग के अंदर कितनी टेंशन आएगी, टी डैश, कितनी आएगी इस पॉइंट पे, टी डैश, ठीक है। अब मैं देखूं मेरा सिस्टम किस पे मान रखा था, स्टार्टिंग में पहले इक्विलिब्रियम पे था। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था तो ये सारे के सारी मूव नहीं कर रही, इनका सबका एक्सेलरेशन क्या है, 0। इसका मतलब जितना फोर्स 4g पे लग रहा है नीचे, उतना ही ऊपर लग रहा है। ये सारी की सारी किस पे है, रेस्ट पे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है नेट फोर्स क्या है, 0। अगर मैं 4 kg ब्लॉक की बात करूं, ये मेरा क्या है, 4 kg ब्लॉक। अगर मैं 4 kg ब्लॉक की बात करूं कि ये मेरा क्या है, 4 kg, धरती माता इस पे कितना लगाया, 4g, इसमें ऊपर क्या लग रहा है, t। तो t किसके बराबर है, क्योंकि ये रेस्ट पे है 4g के, ठीक है। तो ये इस रस्सी में जो टेंशन क्रिएट हुई, ये वाली टी, ये कितने के बराबर आ गई, 40 न्यूटन के, आई कि नहीं आई। ऐसे ही मैं 3 kg ब्लॉक की बात करूं, किसकी, 3 kg, इसमें नीचे कितना लग रहा है, इस पॉइंट पे टेंशन टी, और धरती माता का फोर्स कितना लग रहा है, 3g। ऊपर स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स जनरेट हो गया, एफ एस। जो ये है, ये भी रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन इनका भी 0 है, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, t प्लस 3g। जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे, क्योंकि सिस्टम किस पे, इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पे, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स जनरेट हो गया, 4g प्लस 3g, कितना आ गया ये, 7g का मतलब एफ एस कितना आ गया, 70। कितना फोर्स आ गया, 70। स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स आ गया भाई, 70 न्यूटन का, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो कितने न्यूटन का, 70। जितना यहां पर जनरेट होगा उतना ही ऊपर। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, टी डैश की, 2 kg ब्लॉक की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, 2 kg ब्लॉक की। अब ध्यान दो, 2 kg ब्लॉक के लिए ध्यान दो, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, 2 kg के अंदर स्प्रिंग की वजह से फोर्स कितना लग रहा है, नीचे, एफ एस। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा, 2g। धरती माता ने कितना फोर्स लगाया है, 2g। ऊपर स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, टी डैश। तो टी डैश किसके बराबर आ गई, एफ एस प्लस 2g। यानी टी डैश की वैल्यू, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करूं तो कितना आ गया, 90 न्यूटन। तो कितना फोर्स जनरेट हो गया, 90 न्यूटन। तो कितना फोर्स जनरेट हो गया, इस टी डैश में कितना फोर्स जनरेट है, 90 न्यूटन,
ठीक है। इसी फिगर को अगर मैं दोबारा से बनाऊं और मैं लिखूं अभी जो मैंने इक्विलिब्रियम सिस्टम माना था उसके अकॉर्डिंग, ये 4 kg था, ये 3 kg था और ये क्या था 2 kg। इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन क्रिएट हुई वो कितनी हुई, कितनी हुई, वो टी डैश कितने 90 न्यूटन के बराबर। इस स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट हुआ स्प्रिंग का फोर्स वो कितना हुआ 70 न्यूटन के बराबर। इसमें यहाँ पर कितना हुआ एफएस 70 न्यूटन। इस स्प्रिंग में कितना टेंशन क्रिएट हुई अगर टी की बात करूं मैं 40 न्यूटन। यही मैंने निकाली थी। देखो इसमें कितनी टेंशन क्रिएट हुई 40 न्यूटन। इस स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट हुआ 70 और इस वाली में 90। यही तो मैंने लिखा। इस वाली टेंशन में इस वाली जो हमारी स्प्रिंग है उसमें 90, इस स्प्रिंग में कितना फोर्स हुआ 70 न्यूटन का, ठीक है। और इसके अंदर कितना हुआ 40 न्यूटन का। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैं इसको कट करूंगा, कट करते के साथ ही क्या होगा सिस्टम में, जैसे ही कट करूंगा कट करते के साथ ही क्या होगा। अब ये बात ध्यान देने वाली है। जैसे ही मैं इस रस्सी को कट करूंगा, ये तो याद ही रखो ये बात, जब भी हम किसी रोप को कट करते हैं, रोप या स्ट्रिंग लिख लेता हूं, जब भी मैं कभी स्ट्रिंग को कट करता हूं, स्ट्रिंग को कट करता हूं तो तभी की तभी जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो जीरो बन जाती है। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो क्या बन जाती है जीरो। जैसे ही मैं इस रोप को कट करूंगा, कट करते के साथ ही जो टी डैश है स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितनी आ जाएगी जीरो। यानी यहां से मैंने इसको क्या कर दिया कट कर दिया। मैंने क्या कर दिया इसको कट कर दिया। क्या कर दिया मैंने इसको कट कर दिया। कट करते ही ऐसे रह गई। अब इसके अंदर जो टेंशन क्रिएट हो रहा है टी डैश वो कितना हो रहा है जीरो। अब मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर कितना फोर्स लग रहा है भाई 70। स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ है वो 2G कितना है जो किसका है धरती माता का है। तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है इसके अंदर नीचे की तरफ। अब मैं इस कंडीशन में देखूं 70 ये लग रहा है और 20 न्यूटन ये लग रहा है, ठीक है। कट करने के बाद की बात हो रही है। कट करने के बाद अगर मैं 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे कितना लग रहा है स्प्रिंग में 70 और धरती माता की वजह से कितना लगा 20। और ये नीचे जा रहा है, इसमें अब और कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये क्या मान लूंगा मैं एक्सेलरेशन किसका A2 का। अब ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगी अगर मैं ये बात ध्यान दूं तो बताओ भाई कितने एक्सेलरेशन से आएगी। जो नेट वेट कितना है 90, कितने के बराबर लिखूंगा 2 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन A2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा 2 kg 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आएगा, ठीक है। कट करते के साथ ही ये जो ब्लॉक है 3 kg और 4 kg इनमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ये किस पे रहेंगे रेस्ट पे रहेंगे, क्योंकि जब भी जैसे ही कट किया कट करते के साथ ही इसी पे ये फोर्स लग रहा है। कितने का लग रहा है ये 90 न्यूटन का। लेकिन जैसे ही कट करता हूं जो ऊपर की तरफ इसमें तो 70 की 70 ही है, इसमें नीचे भी 70 की 70 ही है, तो ये तो काउंटर बैलेंस कर देता है। ये काउंटर बैलेंस करके इनमें तो कोई भी मूवमेंट नहीं आती। इस वजह से जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में कितनी थी पहले कितनी थी 40, तो अभी भी कितनी रहेगी 40। तो कुल मिला के क्या बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि जैसे ही रस्सी को कट करता हूं तो टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग के अंदर और कितने एक्सेलरेशन से जाएंगे। जैसे ही मैं इस रस्सी को काटूंगा नीचे वाला जो सिस्टम है वो तो रेस्ट पे रहेगा तभी की तभी। अगर कुछ टाइम के बाद बात करूं तो अलग केस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन तुरंत की तुरंत पूछ रहा हूं, जैसे काटूंगा ये तो रेस्ट पे पड़ा रहेगा जैसे था पहले। जितना फोर्स इस पे लग रहा था नीचे उतना ही ऊपर लग रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन तो जीरो ही रहेगी अभी भी। इसकी भी एक्सेलरेशन क्या रहेगी जीरो कट करने के बाद ही। और इसमें जो टेंशन थी, जो टेंशन कितनी निकाली थी वो 40 न्यूटन रहेगी। जब इक्विलिब्रियम पे था जब भी इतनी थी, कट करने के बाद भी इतनी है। लेकिन जैसे इसको कट करता हूं तो ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा था टी डैश वो क्या बन गया जीरो, और नीचे की तरफ कितना लग रहा था 1 लग रहा था 70 और 20 किसकी वजह से लग रहा था धरती माता। इस वजह से कितने एक्सेलरेशन आएगा A2। तो कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है 45, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अच्छा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन
इसी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि मेरे पास ये क्या है, ठीक है, ये मेरे पास ब्लॉक है, वो ही है 2 kg का। ठीक है, ये स्प्रिंग ले ली, ये कितने का है 3 kg का, और ये कितने का है 4 kg का। यही ब्लॉक था मेरे पास, बिल्कुल था। ठीक है, अभी क्या था, मैंने क्या कह रखा है कि वही क्वेश्चन है। अब सिस्टम किस पे है, पहले इक्विलिब्रियम पे है। सिस्टम किस पे है, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस पे है, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। इनिशियली सिस्टम किस में दे रखा है, इक्विलिब्रियम पे दे रखा है। ठीक है, फाइंड आउट when we cut the rope, when we cut the spring, when we cut the spring, when we cut the spring at that instant of time, at that instant of time, at that instant of time। पहला क्वेश्चन, what is the tension in the string, what is the tension इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी। ठीक है, ये बात। दूसरी बात, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स हैं उनकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, कब जैसे ही मैं स्प्रिंग को कट करूंगा, उसके बाद जैसे स्प्रिंग को काटूंगा, काटने के बाद ही 3 kg और 4 kg की क्या एक्सेलेरेशन होगी, क्या टेंशन होगी। ठीक है, इन स्ट्रिंग के अंदर वो वाला सेम क्वेश्चन है, कट करते ही तुरंत, तभी की तभी, बिना किसी देरी के। ठीक है, बिना किसी देरी के। अब ध्यान दो, सिस्टम पहले किस पे दे रखा है मेरे को, इक्विलिब्रियम पे। क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम पे। इनिशियली सिस्टम किस में है हमारा, इक्विलिब्रियम पे। ये 2 kg ब्लॉक था, ये मैंने क्या ले रखी थी, स्प्रिंग। ये कितना था 3 kg, और ये कितना था 4 kg। ठीक है, अब सिस्टम मेरा किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। सिस्टम मेरा किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। अब बताओ मेरे को, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तो धरती माता फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी 40 न्यूटन का। इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, टेंशन। इस पॉइंट पे कितना टेंशन क्रिएट हो जाएगा, टी। ठीक है, धरती माता इस पे कितना लगाएगी 3g, और इसके अंदर क्या स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या क्रिएट होगी, टी डैश, और इस पॉइंट पे भी टी डैश। अलग अलग स्प्रिंग के अंदर अलग अलग टेंशन मानेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब 4 kg किस पे, इनिशियली इक्विलिब्रियम पे दे रखा है, गिवन है सिस्टम। सिस्टम किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, गिवन है हमारा इनिशियली हमारे सिस्टम किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं 4 kg की बात करूं तो वही बात है, जितनी टेंशन इसमें ऊपर लग रही है, जितना फोर्स नीचे लग रहा है, तो T बराबर 40। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 सिस्टम पे। ठीक है, अगर मैं 3 kg की भी बात करूं, 3 kg पे नीचे कितना लग रहा है T, इधर कितना लग रहा है 3g, ऊपर कितना है Fs स्प्रिंग का फोर्स। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, Fs बराबर ये भी नेट फोर्स 0, कोई एक्सेलरेशन है तो T प्लस 3g। तो Fs की वैल्यू कितनी आ गई, T कितना 40, 70 न्यूटन। अब मैं किसकी बात करूं, 2 kg ब्लॉक की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2 kg ब्लॉक के नीचे कितना फोर्स लग रहा है, इसमें 2g, और इसमें क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स कितना Fs नीचे, ऊपर क्या लग रहा है T डैश, ये देखो दिखा रखा है। तो यहाँ से ये भी क्या है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम। तो यानी जितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे। तो T डैश किसके बराबर, Fs प्लस 2g। Fs की वैल्यू कितनी दे रखी है 70, ये कितनी दे रखी है, धरती माता कितना, g की वैल्यू 10 ले रहा हूं भाई 20। T डैश की वैल्यू कितनी आ गई 90 न्यूटन। T डैश की वैल्यू कितनी आ गई 90 न्यूटन। यहाँ से मेरे को क्या क्या वैल्यू आई, यहाँ से मेरे को क्या क्या वैल्यू आई, जो ये T जो इस स्ट्रिंग में है वो कितने का लग रहा है 40 न्यूटन का। ठीक है, इसमें जो स्प्रिंग में जो फोर्स क्रिएट जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 70 न्यूटन का। इसके अंदर जो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन हो रहा है वो कितने हो रहा है 90 का। यही वैल्यू निकाली और मैंने क्या कर दिया, ये रख दिया। सिस्टम किस पे है मेरा, इक्विलिब्रियम पे है। सिस्टम किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर देता हूँ। इस रस्सी को मैं क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। कैंची से जैसे ही इस रस्सी को कट करूंगा, कैंची से जैसे ही रस्सी कट करूंगा, तभी की तभी क्या एक्सेलरेशन होगी या क्या टेंशन होगी। जैसे ही मैं किसी भी स्ट्रिंग को कट करता हूं, उस वक्त कट करने के साथ ही, जैसे ही कट किया, कट करते ही उसमें क्या जनरेट हो जाते हैं, फ्री हैंड जनरेट हो जाते हैं।
उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर क्या जनरेट हो जाते हैं, फ्री हैंड। यानी फ्री हैंड जनरेट होने का मतलब तुरंत की तुरंत स्प्रिंग को तुरंत कट करते के साथ ही कितना जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स होता है वो क्या बन जाता है, जीरो। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो क्या बन जाता है, जीरो। जितना भी स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स वो क्या बन जाएगा, जीरो। वो क्या बन जाएगा, जीरो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक था मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कट कर दिया। जैसे ही कट करूंगा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स था Fs, इसमें नीचे की तरफ था फोर्स Fs। ध्यान दो, ध्यान दो, ये रिस्टोरिंग फोर्स था, ये हाथों के हाथ क्या बन जाता है, जीरो। या मैं रस्सी को कट करूं या मैं स्प्रिंग को कट करूं, स्ट्रिंग या स्प्रिंग इनमें से जैसे ही मैं किसी चीज को कट करता हूं वो तुरंत के तुरंत अपने आप को क्या कर लेते हैं, जीरो के अप्रोच लाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को किसके अप्रोच लाने की कोशिश करते हैं, जीरो के अप्रोच। अब ध्यान दो, जैसे ही इसके अंदर Fs कितना था, अभी निकाला था 70 न्यूटन, देखो ये लिखा कितना था, 70 न्यूटन। जैसे ही रस्सी को क्या कर दिया, कट कर दिया। जैसे ही रस्सी को कट करता हूं, अब जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स था वो कितना बन गया, जीरो। अभी रस्सी को क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया। रस्सी को क्या कर दिया मैंने, कट। अब जो ये स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स था ये क्या बन गया, जीरो। कट करते के साथ स्प्रिंग के अंदर क्या बन जाता है, फोर्स, जीरो। ये कितना था, 2 kg, ये कितना था, 3 kg ब्लॉक, और ये कितना था, 4 kg। अब इनका मैं क्या बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। अगर मैं 2 kg ब्लॉक पे देखूं तो धरती माता कितना फोर्स लगा रही है 2 kg ब्लॉक पे, 2g। ऊपर कितना है, t डैश, ऊपर कितनी टेंशन है, t डैश। नीचे Fs प्लस में 2g Fs, स्प्रिंग के अंदर फोर्स तो क्या बन गया, जीरो। तो t डैश किसके बराबर आ गया, 20। तो t डैश किसके बराबर आ गया, 20 न्यूटन। जैसे ही स्प्रिंग को कट किया तो इस स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स आया, 20 न्यूटन। जब हमने स्प्रिंग को कट नहीं किया था, जब स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स था, 90 न्यूटन, ठीक है। जब कभी भी मैं स्प्रिंग को कट करूंगा तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाते हैं, फ्री हैंड। फ्री हैंड जनरेट होने का मतलब यही है कि स्प्रिंग तुरंत की तुरंत अपने फोर्स को जीरो कर लेती है। जैसे स्प्रिंग को काटो तुरंत अपनी जगह पे पहुंच जाती है, एज इट इज, तभी की तभी। कोई टाइम लगता है क्या स्प्रिंग ऐसे जा रही है धीरे धीरे, नहीं, तुरंत पहुंच गई। ऐसे रस्सी के साथ रस्सी काटो तुरंत, तुरंत की तुरंत अपनी पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनकी बात करूं, अब मैं इसकी बात करूं तो इन ब्लॉक पे कोई और फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के अलावा, कोई नहीं लग रहा। चलो मैं इन पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इनको भी तुम्हें दिखाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम बना के, जब ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। क्यों, ये 3 kg है, इस पे धरती माता कितना फोर्स लगा रही है, 3g। इसमें टी क्या है, टेंशन, ठीक है। और इस पे क्या लग रहा है, फोर्स, Fs, जीरो। अब ध्यान दो, अब मेरे को ध्यान दो, जो इस पे फोर्स लगा हुआ है उसको ऐसे मत समझो। अब जो इस पे फोर्स, वैसे ये जीरो बन जाती है टेंशन। अब मेरे को ध्यान दो कि मेरा वेट कितना है, मान लो 4 kg, और मैंने एक बैग ले रखा है, उसका वेट कितना है, 3 kg। मेरा वेट कितना है, 4 kg। मैंने एक बैग ले लिया, उसका वेट कितना है, 3 kg। अब मैं बैग को अपने ऊपर लादे हुए हूं, अब मैं किसी हाइट या किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूं, ठीक है। मेरे दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन ले रखी है मैंने किसी भी चीज को लेकर, तो मैंने क्या सोचा, सुसाइड करने का, जो आजकल बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही बिल्डिंग से मैंने जंप किया, जैसे ही जब तक मैं बैग को लेके खड़ा हूं तो बैग का वजन मेरे को फील हो रहा है। तुमने देखा होगा जब तुम बचपन में स्कूल जाते थे, अभी भी तुम कॉलेज जा रहे हो, तो तुम जितना ज्यादा बैग लेते हो तो तुमको बैग का वेट फील होता है, ठीक है। अब जैसे ही तुम बैग लेके आसमान से किसी हाइट से जंप करोगे, जैसे ही तुम जंप करोगे, जंप करते के साथ ही क्या होगा, जैसे ही मैं बैग को लेके जंप करूंगा तो मेरे को बैग का वेट फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जितनी एक्सेलरेशन से मैं गिर रहा हूं, क्या उतनी ही एक्सेलरेशन से मेरा बैग भी गिर रहा है, बिल्कुल। यानी जितनी एक्सेलरेशन से मैं जा रहा हूं उतनी एक्सेलरेशन से मेरा बैग जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन जा रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटी, जी से। मैं कितनी एक्सेलरेशन से गिर रहा हूं, जी से गिर रहा हूं कि नहीं, किसी भी चीज को छोड़ता हूं तो कितने से गिरती है, जी। अगर इसके ऊपर एक और कैप लगा दूं, जब भी इसको छोड़ दूं तो दोनों के दोनों कितने से गिरेंगे, जी से ही।
अगर जी से गिर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन है ही नहीं। इसका मतलब जैसे ही रोप को कट करूंगा तो इसके अंदर कितना टेंशन क्रिएट हो जाएगा, 20 न्यूटन का। लेकिन 3 और 4 kg के बीच में जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन रहेगा, 0। यदि मैं मेरा बैग लेके कूदता हूं तो मेरे को मेरा बैग का वेट फील नहीं होगा, लाइक फ्री फॉल कर रहे हैं, गिर रहे हैं हम। कैसे गिर रहे हैं, फ्री फॉल की तरह। तो इन दोनों रस्सी, इस रस्सी के बीच में जो 3 और 4 kg को कनेक्ट कर रही है, इसमें टेंशन कितना क्रिएट हो जाएगा, 0। 3 kg कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा, 3 kg फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास फोर्स कितना लग रहा है इस पे, धरती माता लगा रही है 3g, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो ये कट गया। मास कितना ऑब्जेक्ट का, 3 है। वैसे ही करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। सेम बात इसके साथ हो रही है। तो ये कितने एक्सेलरेशन से आएगा भाई, जी से। ये भी कितने एक्सेलरेशन से आएगा, जी से। क्या हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम स्प्रिंग की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग पे मैंने आसान क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। आसान क्वेश्चन तो क्या है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और देख लो तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए, ताकि तुम्हें क्या है सिंपल सा क्वेश्चन कि मेरे पास ये क्या है, स्प्रिंग है, ये थीटा है, ठीक है। ये स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, इस पे कैपिटल मास m है, ठीक है। जैसे ही मैं मास m को क्या करता हूं, रिलीज करता हूं, तो कितना कंप्रेशन होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन, द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग, कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन होगा, उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। अगर जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, अगर थीटा की वैल्यू कितनी ले लूं, 37, ठीक है। मास कितना ले लूं, 10 किलोग्राम ब्लॉक का, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के की वैल्यू कितनी ले ली, 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा, तो कुछ देरी के बाद ये ब्लॉक यहाँ के रुक जाएगा। तुमने देखा होगा इसको छोड़ने के बाद क्या करता है, ब्लॉक रुक जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्लॉक यहाँ पर आकर रुकेगा तो होगा क्या, इसमें धरती माता इसमें फोर्स लगा रही है, कितना लगा रही है, mg, ठीक है। ये सरफेस क्या है, कांटेक्ट में है, तो क्या लगेगा, नॉर्मल, ठीक है। अब स्प्रिंग क्या कर गई, कंप्रेस हो गई, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होएगा कि नहीं होएगा, इधर होएगा fs, ये fs की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, स्प्रिंग ऊपर की तरफ इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी। अगर मैं mg को क्या करूं, अब समझो इस बात को, इसका सॉल्यूशन देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बना के, कि मेरे पास ये ब्लॉक क्या है, 10 किलोग्राम का है, धरती माता इस पे कितना फोर्स लगा रही है, 10g, इस पे एक नॉर्मल लग रहा है, और इस पे एक स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, fs, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स से इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट किधर हो, इधर, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूं, ब्रेक कर देता हूं, ब्रेक कर देता हूं। ये एंगल कितना है, थीटा दे रखा है कितना, 37, तो ये कितना आ जाएगा, 10g cos 37, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, 10 इंटू 10g की वैल्यू 10 ले ली, cos 37 की 4/5, 5 दूनी 10, कितनी 4 दूनी 8, 80 न्यूटन, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर कितना आ जाएगा, 10g sin 37, 10g sin 37, 10 गुना 10, अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करूं तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन की वैल्यू 3/5, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और ये कितना, 60 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है भाई, 60 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, ये 60 न्यूटन का। ये कितना फोर्स लग रहा है, इसकी बात करूं तो 80 न्यूटन का। कितना लग रहा है ये, 80 न्यूटन का, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे को एक और बात बताओ, क्या जैसे ही छोड़ूंगा कुछ देरी के बाद ये स्प्रिंग रुक जाएगी। ये पूरा सिस्टम किस पे है, रेस्ट पे है कि नहीं है। रेस्ट का मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इसका मतलब एफएस किसके बराबर आ गया भाई, 60 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एफएस, इस डायरेक्शन में 60, इस डायरेक्शन में एफएस, दोनों फोर्स क्या है, बराबर, तभी तो रेस्ट पे आएगी ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एफएस इज इक्वल टू 60 न्यूटन। एफएस की वैल्यू क्या होती है, के एक्स, ये क्या आ गया 60, के की वैल्यू गिवन है कितनी है 100, तो एक्स कितना आ गया 60 बटे में 100,
एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 मीटर। कितना कंप्रेस करेगी, ये दूरी कितनी होगी 0.6 मीटर। ये दूरी कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी 0.6 मीटर। कितना कंप्रेस करेगी ऑब्जेक्ट 0.6 मीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जल्दी 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 बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी गुड़िया जल्दी। मेरे को पता चलना चाहिए कि आप लाइव हो, कौन कौन लाइव है, मेरे को पता चलना चाहिए। जल्दी कमेंट करें भाई, जल्दी। क्या आपको मेरी बात आज समझ में आ रही है? तो हम ऐसे कितनी जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस करेगी उसकी लंबाई निकाल सकते हैं, वो कितना एक्सपेंशन आएगा स्प्रिंग में उसकी लंबाई हम निकाल सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अगर हमें सारी चीज गिवन हो तो। अब अपना जो नया टॉपिक है हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो अपना नया टॉपिक है, नया टॉपिक अपना क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नया टॉपिक क्या है हमारा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हमारा जो नया टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, या फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लिख देते हैं इसको, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स है तो बहुत सारी चीज पॉसिबल हैं इस धरती पे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही मेरा चलना है। यदि फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो मैं कभी भी चल नहीं पाता, मैं अपनी जगह पे पैर मारता रहता, बस आगे नहीं बढ़ पाता। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाते हैं। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही जितने भी ह्यूमन बीइंग है या लिविंग थिंग है जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो अर्थ के कांटेक्ट में ट्रेवल करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं भाई। ठीक है, आसमान में उड़ते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अर्थ के कांटेक्ट में लेके चलते हैं, जैसे मैं, शेर, ठीक है, इन सब की बात करूं, ह्यूमन बीइंग जैसे लड़का लड़की, शेर, हिरन, बकरी, गाय, तो ये क्यों चल पा रही है, केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स ही चलना पॉसिबल बना रहा है। दूसरी बात, फ्रिक्शन फोर्स है तभी रोलिंग पॉसिबल है। रोलिंग का मतलब जैसे तुम चलते हो, गाड़ी के धक्का लगाते हो तो वो रोल करके एक जगह से दूसरी जगह चलती है कि नहीं। जैसे तुमने टायर चलाया हुआ है, टायर ले लिया साइकिल का, उस पर एक लकड़ी मारते हो, लकड़ी से उसको दूर तक लेके जाते हो मारते मारते, तो वो टायर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। वो टायर क्या कर रहा है, रोल करता है। जैसे मैं इसको यहां से डंडे से मारता हूं तो ये ऐसे रोल करता हुआ ऐसे जाने लग रहा है, सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में। ठीक है, तो टायर क्या करता हुआ जा रहा है, रोल। तुम्हें हमें जो दिख रही है, गाड़ी का टायर जब खड़ा होकर दिखता हूं तो वो ऐसे रोल करता हुआ दिखता है। ये भी क्यों पॉसिबल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो कभी भी रोल नहीं करता। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो जो टायर है वो क्या करता, अपनी जगह ऐसे घूमता ही रहता, बस एक जगह पे कंटिन्यू 1 साल 2 साल 25 साल घूमता रहता। वो ऐसे घूमता हुआ इस पॉइंट पे कभी नहीं पहुंचता यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स है इसीलिए रोलिंग पॉसिबल है। जैसे जब मैं रोटेशनल मोशन की बात करूंगा वहां पर मैं रोलिंग का जिक्र करूंगा, वहां पे मैं आपको फील कराऊंगा कि फ्रिक्शन फोर्स ही कैसे रोल कर रहा है। यदि फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो कभी रोल नहीं करता। मैं एग्जांपल देके वहां पे आपको समझाऊंगा, बिल्कुल पर्टिकुलर एग्जांपल देके अच्छे से, क्यों ऐसा क्यों पॉसिबल है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। फ्रिक्शन आपने देखा होगा कि कई बार कीचड़ हो जाता है, चिकनी मिट्टी का, वहां पे पानी जमा हो गया बारिश का काफी टाइम से, वहां पे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी गई फंस। जब गाड़ी फंस जाती है तो आप रेस देते हो तो जो टायर है पीछे को वो वहीं घूमते रहते हैं, वहीं की वहीं घूमते रहते हैं, बस वो आगे नहीं चलते। फिर तुम क्या करते हो, उतरते हो गाड़ी से उतरने के बाद जहां पे चिकनी मिट्टी पड़ी है, जहां पे वो टायर फंसा हुआ है, घूम रहा है, वहां पे तुम क्या करते हो, पत्थर लेके आते हो। साइड में जो पत्थर पड़े होते हैं, खोरिए बाठे जो भी हैं, उन पत्थर को लाके टायर के आगे क्या रख देते हो। जैसे ही तुम उन टायर के आगे उसको फिट कर देते हो, फिर तुम जैसे पंजा मारते हो तो गाड़ी क्या कर देती है, चल देती है, चल पड़ती है। क्यों, जब चिकनी मिट्टी थी तो टायर को फ्रिक्शन नहीं मिल रहा था।
फ्रिक्शनलेस के बराबर सरफेस हो चुका था, उसको इतना फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा था कि वो रोल कर पाए, तो वो फ्रिक्शनलेस के बराबर चीजें हो गई, वो इतनी चिकनी थी कि वो उसको फ्रिक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए वो वहीं घूम रही थी। लेकिन जैसे ही तुमने पत्थर या लकड़ी का गट्ठा या कुछ भी लगाया, उसको क्या मिला? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मिलते ही टायर क्या करा? ऐसे चल पड़ा। क्या करने लगा? टायर चल पड़ा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हमें, हमारे लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? हमें चलाने के लिए, गाड़ी को रोल कराने के लिए। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आप जब भी कोई भी फोर्स बताओ, कोई भी फोर्स पढ़ा हो, तो आप दो चीजें बता दो। क्या क्या? एक तो सर किस मैग्नीट्यूड का वो फोर्स लग रहा है, और दूसरा किस डायरेक्शन में हमको वो फोर्स लगाना है। ये दो चीजें हमको समझा दो, बस बात खत्म करो। ठीक है, तो कौन कौन सी? किस मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, दूसरा किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा। तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालना सीखेंगे? इसकी डायरेक्शन, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है। तो इसकी एक डेफिनेशन तो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली, acting tangentially at the point of contact, at the point of contact, जहां पे point of contact है वहां पे friction force लगता है tangentially। friction force acting tangentially at the point of contact opposite to the relative motion, opposite to the relative motion between them, यानी दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अभी हम एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या लिखा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, दूसरा जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, वो किसके बराबर होगा? लेस देन इक्वल टू म्यू आर। म्यू की वैल्यू क्या? म्यू क्यों क्या बोला गया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला गया है इसको? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट। पर्टिकुलर जो सरफेस होते हैं, जैसे ऑयल होती है, उनकी पर्टिकुलर म्यू की वैल्यू गिवन होती है। जैसे हमारा लकड़ी का गट्ठा है, उसके ऊपर एक और सरफेस रख दिया, उनके कॉम्बिनेशन के एक म्यू की वैल्यू बनती है। ठीक है, हर सरफेस की म्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है कि क्या होती है। ठीक है, दूसरी बात ये भी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे हम क्या कहते हैं कि हम किसी गाड़ी को क्या सर्विस कराते हैं, तो हम उसमें क्या डलवाते हैं? ऑयल डलवाते हैं, उसकी ऑयल करवाते हैं। जैसे मशीन है, वो आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट होती हैं, आपस में इंटरेक्ट होती हैं, तो वो हार्डली चलेंगे। जैसे ही ऑयल डलवा दूंगा, स्मूथली चलने लग जाएंगी। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? इसको डेसिपेटिव फोर्स भी बोला जाता है। डेसिपेटिव फोर्स इसलिए बोला जाता है कि जो ये फोर्स है, ये एनर्जी को लॉस करने का काम करता है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी लॉस करेंगे हम। किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। जैसे तुम देखो, जैसे दो ऑब्जेक्ट को ऐसे घिसटाओ, यानी दो पत्थर को ऐसे घिसटाओ, उनमें से चिंगारें निकलती है, हीट सी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसीलिए हम जो हमारे मोटर व्हीकल हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको हम क्या करवाते हैं? सर्विस कराते हैं। सर्विस वाले क्या करते हैं? मेनली जो इंजन होता है उसके अंदर ऑयल डालते हैं, ताकि जो फ्रिक्शन फोर्स जो कंपोनेंट के बीच में जो क्रिएट हो रहा है, उसको हम ना के बराबर कर सकें। अगर उन फ्रिक्शन फोर्स को हम घटा देंगे, तो वो एवरेज क्या देगा? ज्यादा देगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस क्या होगा? कम होगा। जितनी एनर्जी मिलेगी उसको हम किस में कन्वर्ट कर पाएंगे? वर्क के अंदर। मेनली तो यही फिनोमिना होता है सर्विस कराने का, ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छी रहे, बाइक स्मूथली चले, और एवरेज भी हमारी क्या रहे? ठीक रहे। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो क्या है? म्यू आर के बराबर। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है फ्रिक्शन फोर्स का, क्या लिखा है? म्यू इंटू आर। इस वैल्यू के बराबर भी हो सकता है या इससे कम। ठीक है, ये मैंने लिखा है। ठीक है, म्यू, जब ये हमारा आर है, ये आर क्या है? अभी हम सारी चीजें समझेंगे। ये आर क्या है? इस आर को बोला गया है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स क्रिएट होएगा वो सरफेस के बीच में। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, अभी आपने ये जस्ट हमने लिखा है, इसको समझते हैं सरल भाषा में। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। इसको किससे समझने की कोशिश करेंगे? एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तुम ध्यान देना धीरे धीरे।
जिसको ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए वो दोबारा कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा ये 10 kg ब्लॉक है, ये क्या है 10 kg ब्लॉक। यहाँ पे मैंने म्यू की वैल्यू क्या ले रखी है 0.5 ले रखी है, मान लो म्यू की वैल्यू क्या ले लिख के 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F, एक फोर्स लगा रहा हूँ F। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपली कुछ नहीं है, यदि मेरा जो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या है मेरा एक्सटर्नल फोर्स, इसकी बात कर रहा हूँ जो अप्लाइड फोर्स है, ध्यान देना चीजों को। ये मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है यदि मेरा ये 0 है, इसका मतलब 10 kg ब्लॉक पे मैं कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसको समझने से पहले हम पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शन क्या कहना चाहते हैं। पहले हम डायरेक्शन समझते हैं, ये ना लेते हैं एग्जाम्पल थोड़ी सी देर बाद, पहले एक बार डायरेक्शन लगाना सीख लेते हैं, उसी के बाद तो एग्जाम्पल समझ में आएगा। कि F कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो मेरे को बताओ क्या ये ब्लॉक चलेगा। F एक्सटर्नल कितना है भाई इस पे 100 न्यूटन, तो 100 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी एक्सेलरेशन से चलेगा भाई, ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, ये a इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा। यदि सरफेस हमारी कैसी है, ये फ्रिक्शन लेस है, यदि सरफेस हमारी कैसी है फ्रिक्शन लेस है, तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, इस एक्सेलरेशन से चलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, इस सरफेस में क्या है फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन क्या करता है, पहली बात फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, एक्टिंग टेंजेंशियली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट है, ये कॉन्टैक्ट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके क्या लगेगा टेंजेंशियली डायरेक्शन में, उसके क्या लगेगा टेंजेंशियली डायरेक्शन में। देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कि नहीं है, जो मैं ड्रा कर रहा हूं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मेरी, ये मेरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अरे है कि नहीं, ये मेरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके किस डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टेंजेंशियली। मैंने क्या ड्रा कर दिया टेंजेंट, मैंने इस पॉइंट पे क्या ड्रा कर दिया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट, ये डायरेक्शन आई टेंजेंट की, ये डायरेक्शन आई टेंजेंट की, आई के नहीं आई, ये डायरेक्शन किसकी आई टेंजेंट की। एक स्लोप बना दो टेंजेंट, एक स्लोप बना दो उस पे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आई, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है या तो वो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। पहली बात क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंशियली डायरेक्शन में लगेगा। कहां पे, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके टेंजेंशियली डायरेक्शन ड्रा करूंगा तो ये आएगी, या तो ये डायरेक्शन हो सकती है टेंजेंशियली, या तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा या फिर इस डायरेक्शन में। फिर दूसरी लाइन क्या कहती है कि किस पॉइंट, किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट, किसके अपोजिट लगेगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। किसके अपोजिट लगेगा, रिलेटिव मोशन। समझो जैसे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये अर्थ का पॉइंट है, ये किस पे है, रेस्ट पे है। अगर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ए पॉइंट है, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। बी पॉइंट, ए पॉइंट अच्छे मित्र हैं, गहरे मित्र हैं, तो बी पॉइंट क्या कहता है, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। तो बी पॉइंट इसको किस डायरेक्शन पे लगा है कि वो नहीं जाने देगा, जिस डायरेक्शन में ये ब्लॉक जाना चाह रहा है उसके अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यदि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो बी है वो ए को जाने नहीं देगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इस वाले डायरेक्शन में। ए और बी क्या है, अच्छे दोस्त हैं। बी किस पे है, रेस्ट पे है। अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। तो जो ये धरती है, ये जो बी ब्लॉक है, इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो रिलेटिव ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन ये है, ये डायरेक्शन का। तो जो ए है वो, जो ये सरफेस है वो बी पे किधर फोर्स लगाए, इधर लगाए, तभी तो इसको रोकेगा, इसको जाने से रोकेगा। तो किधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, इधर।
किधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, इधर। ये तो हमने डायरेक्शन सीखी। चलो मैं एक और डायरेक्शन सिखाता हूं तुम्हें लगानी। जैसे ये एक सर्कुलर है, ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर, ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर, क्या है ये हमारा एक सर्कुलर। इस सर्कुलर पे एक आदमी बैठा हुआ स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है स्लाइड करता हुआ। कहाँ आ रहा है आदमी, नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ये आदमी इस पॉइंट पे किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी या कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से, मान लो ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, ठीक है, मेरे को नहीं पता, ए एक्सेलरेशन मैंने मान लिया। कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है ये, ए से इधर की तरफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाऊंगा, पहले क्या कहा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग किस पॉइंट पे लगेगा, एक्टिंग टेंजेंशियली, टेंजेंशियली डायरेक्शन में लगेगा, जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इस आदमी और इस गेंद के बीच में ये ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इस आदमी और इस जो ये सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, उसके बीच में यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे, कॉन्टैक्ट कैसे एक्टिंग होगा, टेंजेंशियली, इस पॉइंट पे टेंजेंशियली ड्रा करूंगा तो ये बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। या तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा या फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बी मान लिया, ये पॉइंट ए मान लिया। ए किधर जा रहा है, इधर, बी ए को नहीं जाने देगा तो किधर फोर्स लगाएगा, जब नहीं जाएगा इधर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, टेंजेंशियली लगेगा, लेकिन अपोजिट लगेगा। किसके अपोजिट लगेगा, मोशन के अपोजिट लगेगा। तो किसके अपोजिट लगेगा, मोशन के अपोजिट लगेगा। किसके अपोजिट लगेगा, ये मोशन के अपोजिट लगेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालना तो हम सीख गए, ठीक है। अब हम इसके बारे में, अब हम समझ गए कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हम डायरेक्शन निकालना तो सीख गए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। ये ब्लॉक था 10 kg का, इस पे फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन का। ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये जाने लग रहा था। अच्छा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट। जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है उसके अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये किस मैग्नीट्यूड का लगेगा। अब क्वेश्चन ये है, मैंने लिखा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब ये बात समझाता हूं कि मैग्नीट्यूड कैसे हम डिफाइन करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने मैग्नीट्यूड के, म्यू आर के बराबर होगा। मैंने यही बताया था, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, इक्वल या लेस देन टू एफ आर म्यू आर। मैक्सिमम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ इजिकल टू म्यू आर। मैक्सिमम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर इस पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट पे कितना लगेगा, एफ इजिकल टू म्यू आर। मिनिमम जीरो, मिनिमम नाम की कोई होती नहीं है, रेस्ट पे है तो जीरो ही है, उस पर कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, मिनिमम क्या, जीरो, ठीक है। अब मेरे को बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा था, अब मेरी बात समझना। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तुमको कि जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे वेरी करेगा, ठीक है। वो जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे वेरी करेगा। अब ध्यान देना, क्या देना, कि मैंने जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा, मैंने ये लिखा एफ इजिकल टू म्यू आर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये अपना सही है, एफ क्या लिखा था, एफ लेस देन इक्वल टू म्यू आर। जो म्यू है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो म्यू एस और एक म्यू के, ठीक है। एक तो म्यू एस और एक म्यू के, दो वैल्यूज होती हैं। अब मैं समझाता हूं इनको हम क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने फोर्स लगाना सीख लिया। फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो सकती है। अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां तक ये ध्यान रख लेना कि इसको इतना ही लिख लेना, फोर्स को टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे ना जब हम इसको समझने की कोशिश कर लेंगे, म्यू आर लिख लेना, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखो पहले टाइप ऑफ फ्रिक्शन बता देता हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल लिख के करता हूँ, ठीक है। ये क्या था, फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या था, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे थे। फ्रिक्शन फोर्स को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में फ्रिक्शन फोर्स को बांटा गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन,
काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन लगाना सीख चुके हैं, कितना मैग्नीट्यूड होगा वो हमें अभी नहीं सीखा कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, वही हमें समझाना है। उससे पहले फोर्स को मैंने कितने भागों में बांटा, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। स्टैटिक्स में क्या आता है, म्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या ले लेता हूं मैं, म्यू एस, ठीक है। लिमिटिंग में भी जो म्यू की वैल्यू यूज की जाती है वो कितनी की जाती है, म्यू एस। काइनेटिक के अंदर भी जो म्यू की वैल्यू यूज की जाती है वो किसको की जाती है, म्यू के, ठीक है। और जो ये म्यू एस है ये हमेशा ग्रेटर देन होता है किसके, म्यू के, हमेशा बड़ा। जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो हमेशा बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब म्यू की वैल्यू अलग होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा होता है जब म्यू की अलग वैल्यू होती है, ठीक है। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। अब हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो कि मेरे पास ये रखा है, वही अब लेते हैं, ये 10 kg ब्लॉक है, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल, मेरे को नहीं पता कितना। अगर मैं इस पे, अब ध्यान देना, अगर मैं एफ एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाऊं, वो कितना लगाया, 0। अगर इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो क्या इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो क्या होगा, एफ बराबर 0। इसमें कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगेगा, जब उस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा। जैसे मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मेरे पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो मेरे पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा। अगर मान लो मेरे पे फ्रिक्शन फोर्स लग जाए, बाय द वे, अगर एक्सटर्नल तो नहीं लग रहा है लेकिन फ्रिक्शन जनरेट हो जाए, जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन जनरेट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैं चलने लग जाऊंगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, अपने आप चल रहा हूं। मेरे को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, या मैं खड़ा खड़ा चल दूंगा। जैसे मेरे को इस डायरेक्शन चलाना है तो मैं फोर्स लगाऊंगा, इस फोर्स लगाया तो मैं चल दिया। मैं इधर चला तो फ्रिक्शन फोर्स किधर, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा। अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स होगा ही नहीं। अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, अगर 10 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन की बात करूं तो 0। लेकिन मान लो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दिया, 1 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स मैंने कितना लगा दिया, 1 न्यूटन। कितना लगाया भाई, 1 न्यूटन का। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे कितना लगेगा, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगेगा। अब ध्यान दो, मैंने एक बात लिखी, मैंने क्या लिखा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसका कितने मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, म्यू आर। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगता है, मैक्सिमम, मैंने बताया था मैक्सिमम। अगर मान लो यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू एस की वैल्यू दे दी 0.5 और म्यू के वैल्यू दे दी इसमें 0.4, ठीक है। तो ध्यान देना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाना हो तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा म्यू एस आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर। यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ये जो मैग्नीट्यूड लगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वो हमेशा लेस देन होगा कि किसके, म्यू एस आर के। यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा, वो किसके बराबर होगा, म्यू एस आर के। यहाँ पर जो फ्रिक्शन लिमिटिंग, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होगा, म्यू के आर के, ठीक है। अब ध्यान दो, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, यहां से मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है किसी भी चीज का, म्यू आर। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है, ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या दे दी, म्यू एस और म्यू के गिवन हो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा यहाँ पर, अगर इसकी बात करूँ तो म्यू एस आर, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की पूछूं, एफ मैक्सिमम कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा, तो म्यू एस आर। म्यू एस की वैल्यू कितनी है, म्यू एस आर। आर मेरे को निकालना पड़ेगा, आर कैसे निकालूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, 10 जी। ये सरफेस में क्या है, कॉन्टैक्ट पे है, ये सरफेस में क्या है, कॉन्टैक्ट पे है, देखो ये कॉन्टैक्ट है, तो ऊपर क्या लगेगा, आर। तो आर किसके बराबर आ गया, 10 जी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया, ये एफ मैक्सिमम कितना आ गया, ये म्यू एस इंटू आर। म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 5/10। आर की वैल्यू कितनी आई है, इससे 10 इंटू 10, तो कितनी आई है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, कट गया 50। आर की वैल्यू कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एफ मैक्सिमम ही तो निकाल रहा हूँ मैं,
एफ मैक्सिमम की कैलकुलेट करूंगा तो कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन। इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, इस डायरेक्शन में लगेगा, यदि ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, इधर कितना लग सकता है भाई 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का यही तो लग सकता है। ध्यान दो, यदि एक्सटर्नल फोर्स मेरा 1 न्यूटन का है, अगर इस पे मैक्सिमम फोर्स लग जाए 50 न्यूटन, मान लो मैं 10 kg ब्लॉक हूं, मेरे पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन, और जो फोर्स ऑफ मैं इधर जाऊंगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं इधर जाता, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसके अपोजिट इस दिशा में, तो कितना लगेगा, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 50 न्यूटन का। अगर इधर 1 है इधर 50 है, कौन सा ज्यादा फोर्स हो गया 50, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इधर चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलता। इसका मतलब क्या होता है, जो ये 50 न्यूटन है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये अपने आप को रीएडजस्ट कर लेता है। कब तक रीएडजस्ट, यानी जितना यहाँ पर कितना लग रहा है 1 न्यूटन, मैक्सिमम मैंने बताया था कि जो फोर्स की रेंज है वो कितनी है, म्यू आर, 0 से लेके कहां तक, म्यू आर तक। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी मेरी, 0 अपने आप को। ऐसे नहीं है अगर ये 0 है तो मैक्सिमम ही लगेगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन है, अभी भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर भी कितना लगेगा फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन का। यहाँ पर फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, F = 1 न्यूटन, कितना लगेगा 1 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन अभी भी क्या होगी 0। मान लो मैं एक्सटर्नल फोर्स, मान लो मैं इसको साफ कर देता हूं भाई, ठीक है, बस ये याद रख लो कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगता है 50 न्यूटन का, भी हमने कैलकुलेट किया कि मान लो कि F एक्सटर्नल 10 न्यूटन का लगा। अगर F एक्सटर्नल 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, अगर F एक्सटर्नल इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में कितना 10 न्यूटन, तो इधर कितना लगेगा, अगर इधर फ्रिक्शन फोर्स 50 लगेगा तो इधर चल देगा, लेकिन ये क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, जितना एक्सटर्नल उतना ही फ्रिक्शन फोर्स, यानी इस पॉइंट पे जब एक्सटर्नल 10 होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इस दिशा में, F = 10, जब भी तो ये रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा इसमें 10 न्यूटन का। अभी भी एक्सेलरेशन क्या है 0। यदि F एक्सटर्नल कितने लगाया मैंने 45 न्यूटन का लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर मेरा कितना 45, तो इधर कितना लगेगा 45, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 50 है, या उससे कम लग सकती है, 50 से ज्यादा नहीं लग सकती। अगर इधर 50 लगा दूं मैक्सिमम तो इधर चल जाएगा, ये तो 5 ज्यादा हो गया, लेकिन ये नहीं जा रहा। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स 45, एक्सेलरेशन भी कितनी होगी 0। मान लो कि F एक्सटर्नल कितना है, F एक्सटर्नल 49 न्यूटन लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना लगेगा इधर 49, मैक्सिमम कितना लग सकता है 50, लेकिन 50 लग गया तो 1 न्यूटन ज्यादा, तो इधर चल देगा ऑब्जेक्ट, लेकिन नहीं चलेगा, अभी भी फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता, नहीं जाने देता। तो इसका मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स, जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, जो ये फ्रिक्शन रिस्टोरिंग नहीं, जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये अपने आप को एडजस्ट करके कितना लगाएगा 49 न्यूटन। एक्सेलरेशन अभी भी कितनी 0। अब मान लो F एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया 50 न्यूटन का। अब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है 50 न्यूटन का। जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, कितना लगेगा 50 न्यूटन का ना। फ्रिक्शन फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं भाई, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ठीक है ना। इधर कितना लगा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे 50, तो इधर भी फ्रिक्शन कितना लगा 50, मैक्सिमम कितना लग सकता है 50। मैंने अभी बताया था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा μSR, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा μSR, ठीक है। μSR मैक्सिमम है क्योंकि μS की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, जो म्यू की वैल्यू है ये मैं क्या ले रहा हूं, हमेशा μS ले रहा हूं, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा है। जब तक ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं आ जाता, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कैसा फ्रिक्शन होगा, या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा या स्टेटिंग फ्रिक्शन होगा। अगर 49 तक अगर जो फोर्स लग रहा है, यहां पर अभी तक एक्सटर्नल फोर्स ये लगा, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी यही लगा कि नहीं लगा। जब तक ये फोर्स लग रहा है, जब तक ये फोर्स लग रहा है, कहां तक 49 तक, यानी या ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लो कि F एक्सटर्नल मेरा कितना हो गया
49.9 और F कितना हो गया, फ्रिक्शन फोर्स भी 49.9, एक्सेलरेशन भी 0। अब यहां तक जो भी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ है ये 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है, 45, 49, ये कैसा फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। कैसा फोर्स लगेगा, स्टैटिक। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, मान लो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाए, एफ एक्सटर्नल कितना हो जाए मेरा 50, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 50 न्यूटन का, अभी भी ये कितना है 0, ये जो कंडीशन होगी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी, तो ये कौन सा फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहां पर जो ये फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये कौन सा फोर्स है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान दो, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, हमेशा म्यू एस आर से कम होना चाहिए। म्यू एस आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पे म्यू एस आर किसके बराबर है, 50 न्यूटन। ये कैलकुलेट की थी अभी थोड़ी देर पहले, 50 न्यूटन के बराबर आई थी। अगर 50 न्यूटन से जितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 50 यानी 49, 49.9, 45, 10, 40, जितना भी हो 50 से कम होगा। जब जब 50 से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस म्यू एस आर से कम होगी तो कौन सा फोर्स होगा, वो स्टैटिक फोर्स होगा। लेकिन जैसे ही जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एस आर मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, जैसे यहां पर मैक्सिमम वैल्यू यहां से कैलकुलेट की कितनी, 50 के बराबर होगा, तो जो फोर्स होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलूंगा मैं, लिमिटिंग। अगर मैक्सिमम वैल्यू से हल्का सा भी फ्रिक्शन फोर्स हुआ तो उस फ्रिक्शन को बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर वैल्यू लग रही है फ्रिक्शन फोर्स तो उसको बोलूंगा मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मेरे पास यही ऑब्जेक्ट था, यही था 10 kg का, ठीक है। यहाँ पे अब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मैंने कितना लगा दिया, 50.1 न्यूटन का लगा दिया। मैंने कितना लगा दिया, 50 पॉइंट। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है भाई, 50 न्यूटन। यही तो मैक्सिमम लग सकता है, यही तो मैक्सिमम लग सकता है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब एक्सटर्नल, अब ये काम की बात है बहुत। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 50.1। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 50 तक था, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दिया मैंने, 50.1। अब 50 से हल्का सा ज्यादा। लिमिटिंग का मतलब क्या है, अभी तक मैं, जब मेरा एक्सटर्नल 50 था तो फ्रिक्शन फोर्स भी 50 था, लेकिन मैं जैसे ही 50.1 कर दूं, लिमिटिंग 50.1 लिमिट पे पहुंच गया फ्रिक्शन, जैसे ही 50.1 कर दूंगा तो ये चलने लग जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, 10 kg का चलने लग जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से जैसे ही हल्का से ज्यादा फोर्स लगाऊं, जैसे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना 50, अब मैंने अप्लाइड फोर्स क्या कर दिया 50.1, हल्का सा बढ़ाते ये क्या करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगी। जब ऑब्जेक्ट चलने लग जाए इसका मतलब इस पे कितना एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 50.1, मैक्सिमम कितना है 50, तो ये ऑब्जेक्ट में क्या आ गया। अब जैसे लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, जैसे 50 लग रहा है, जैसे इस ब्लॉक को मैंने 50 से खींच रखा है, फ्रिक्शन उधर, इधर मैं 50 लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन उधर 50 लगा रहा, काउंटर बैलेंस हो रहा, नहीं चल रहा, लेकिन मैंने हल्का सा ज्यादा, हल्का सा 50.1, तो ये चल जाएगा। चलते के साथ ही जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जैसे ही ये चलेगा, जैसे ही ये चलेगा, चलते के साथ ही इसमें जो फोर्स लगेगा, चलते के साथ ही 10 kg ब्लॉक के चलने के साथ ही इसमें जो फोर्स लगेगा, इसमें जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, इसमें जो फोर्स लगेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो होगा क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में वो कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट दो पॉइंट के बीच में मोशन होगा उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा लगता है, काइनेटिक। जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू के आर। म्यू के की वैल्यू क्या थी, म्यू के की वैल्यू क्या थी 0.4, म्यू के की वैल्यू क्या थी, तो एफ के क्या आ जाएगा 4/10। आर की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी हमने, 100 निकाली थी, बैलेंस करके ध्यान देख लेना पीछे आर के वैल्यू,
ठीक है 100, ये कितना आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 40। जैसे ही ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हुआ, इसका मतलब इनमें मोशन है इस ऑब्जेक्ट में। जब भी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो किसके बराबर होगा 40 न्यूटन। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो कितने का लगेगा 40 न्यूटन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा और कितना लगेगा 40 न्यूटन। क्या मैं इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल 50.1 माइनस 40 नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स किसके बराबर, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। कैसे निकलेगा ये 50.1 माइनस 40 बराबर 10 इंटू ए, यहां से कैलकुलेट हो जाए। अब समझो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 50.1 ना होके 60 है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है 60 है। एक्सटर्नल फोर्स अगर मेरा 60 है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो मूव करेगा ही करेगा, ये चलेगा। अगर ऑब्जेक्ट चलेगा ही चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा इसमें भी अभी भी 40 न्यूटन का। एक्सेलरेशन कितना होगा 40 माइनस 60 माइनस 40 बराबर 10 इंटू ए। यहां से ये एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आप बात समझ में आए, क्या बात समझ में आई। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि डायरेक्शन क्या होगी हमेशा फ्रिक्शन फोर्स की, जहां पर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, उस जहां दो ऑब्जेक्ट दो सरफेस जहां कांटेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंशियली ड्रा कर दो। ठीक है टेंजेंशियली ड्रा कर दिया, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये डेफिनेशन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो फ्रिक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो कितना लग सकता है, वो म्यू आर के बराबर लग सकता है या उससे कम। ठीक है वो डिपेंड करेगा कि कैसी हमारा केस है। अगर ऑब्जेक्ट चल ही रहा है, मोशन है ही है, रिलेटिव मोशन है ही है, वो चल ही रहा है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो सरफेस के बीच में अगर मोशन है, ठीक है मान ले ऑब्जेक्ट चल ही रहा है, चल रहा है, वो चलेगा पक्का 100% चल रहा है, तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है कैसा फोर्स लगेगा फिर, वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट चल रहा है, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कब लगेंगे, जब तक ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं आया है। ठीक है अभी मैंने समझाया था एग्जांपल देके, जैसे F0 ठीक है अगर एक्सटर्नल 1 लगाऊं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अपने आप को रीएडजस्ट करके 1 लगा लेगा, तो अभी भी ये 0 लग रहे हैं तो कैसे हो गए, स्टैटिक। लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, यहां से मैंने दिखाया F = μSR, मैंने क्या बताया μS बराबर है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है μSR एक्सटर्नल। ठीक है μSR अगर इतना फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अगर F बराबर μSR के बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है, तब जो ये फोर्स लग रहा है ये कौन सा है, लिमिटिंग। यदि उससे कम है, इस वैल्यू से एक्सटर्नल फोर्स कम है F से, जब जो फोर्स लग रहा है वो है स्टैटिक्स। ठीक है जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन है, दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन है, वो दिख रहा है कि दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चल रहा है, अगर वो चल रहा है तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी, चल रहा है। यदि मूवमेंट नहीं है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं आई है, तो वहां पर स्टैटिक्स होगा या फिर लिमिटिंग होगा। ठीक है ये हमारा यहाँ तक क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमने समझने की कोशिश की थी कि कितने टाइप का होता है। एक हम सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, अब हम उससे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सिंपल सा एग्जांपल, 2-4 सिंपल एग्जांपल करने पड़ेंगे ताकि मेरे को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अच्छे से समझ में आए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे डायरेक्शन लगा ही नहीं पाते कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में किस दिशा में लगाएं। बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगाने में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन वही होगी जो दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा उनके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है जैसे ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये ऊपर वाला हाथ इधर चल रहा है, तो नीचे वाली सरफेस इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, विपरीत। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, पेयर में, एक्शन एंड रिएक्शन टाइप का फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है
ठीक है कि एक सिंपल सा एग्जांपल समझना तुम, ठीक है। 10 kg ब्लॉक, ठीक है, म्यू की वैल्यू ले ली, म्यू एस इज इक्वल टू 0.5 और म्यू के इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है इस पे 50 न्यूटन का, इस पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक and magnitude of friction force and magnitude of friction force, friction force का क्या बताओ magnitude and magnitude of friction force, ठीक है, and magnitude of friction force, ये मेरा क्वेश्चन है। जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करें आप इसको, जल्दी से सोल्व करने। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये मेरे पास क्या है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या रखा हुआ है भाई 10 kg ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले अगर 10 kg ब्लॉक पे धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, अब मैं बात करूं 10 kg ब्लॉक पे धरती माता कितना लगाएगी, 10G किधर लगाएगी अपनी तरफ, अरे धरती माता कितना फोर्स लगाएगी 10G, किधर लगाएगी नीचे की तरफ, तो ये सरफेस पे क्या है कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस क्या लगाएगी ऊपर फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी n, n किसके बराबर हो गया 10G, या इसको r बोल दो, तुम्हें r देखने की आदत है ना r, ठीक है, नॉर्मल फोर्स है यह, आर किसके बराबर आ गया 10G। कैसे, ये 10 kg ब्लॉक ना तो ऊपर जा सकता ना नीचे आ सकता, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन। इस पे कितना फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले मैक्सिमम फोर्स निकालो, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इस सरफेस पे, म्यू की वैल्यू बात करूं तो म्यू एस इज इक्वल टू 0.5 और म्यू के इज इक्वल टू 0.4, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कब निकलेगा, कब निकलेगा मैंने सिखाया, ये क्या है मैक्सिमम फोर्स है, देखो म्यू एस ग्रेटर देन है म्यू के से, देखो तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालो, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालो, तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी म्यू एस आर, म्यू एस की वैल्यू है 5/10 गुणा आर, आर कितना आया 100, ये कितना आया 50 न्यूटन, ये कितना आया मेरा 50 न्यूटन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्सिमम कितना लग सकता है इस पे 50 न्यूटन। अब ध्यान दो, अब ये ध्यान दो, तो सबसे पहले एफ मैक्सिमम निकाला, ये कितना है 50 न्यूटन। अब ध्यान दो इधर कितना लग रहा है 50, तो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में 50 ही तो लग सकता है, अरे लग सकता है कि नहीं, बिल्कुल लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में 50 लग रहा है उतना इधर, इसका मतलब ये रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल अगर मेरी 50 न्यूटन का फोर्स है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, वो कौन सा फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा 50 ही, लेकिन ये कौन सा हुआ लिमिटिंग हुआ, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगा, ये किस नेचर का है, ये कौन सा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन कितना हुआ 0, ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा रेस्ट पे। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से समझते हैं, अब थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स को हम बढ़ा देते हैं। अब ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कितने का है 10 kg, वही वैल्यू म्यू एस सेम 0.5, म्यू के 0.4। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना लगा दिया 60 न्यूटन का लगा, एक्सटर्नल फोर्स अब कितना लगा दिया 60, तो बताओ क्या ये चलेगा। सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन को करो तो कभी भी क्वेश्चन को करो तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो। धरती माता पहले देखो कितना फोर्स लगाएगी 10G, ऊपर कितना लगेगा आर, आर किसके बराबर आ गया 10G, क्योंकि ये मूव नहीं करेगा तो आर बराबर 100 न्यूटन। तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे कितना लग सकता है म्यू एस इंटू आर, आर म्यू एस की वैल्यू 5/10 गुणा आर 100 कितना है 50 न्यूटन, तो मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है इस पे 50 न्यूटन। एफ मैक्सिमम कितना हुआ इस पे
50 न्यूटन। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इस पे कितना लग रहा है? इधर 60 और इस पे 50। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट चलेगा। मैंने क्या कहा था? जब भी ऑब्जेक्ट चले, देखो मैंने लिखवाया भी था। क्या लिखवाया था? जब भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या लेऊंगा? ये लेऊंगा। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर मैं क्या लेऊंगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब यहां पर क्या लेऊंगा? ये ना लेके मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लेऊंगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के इंटू आर। म्यू के की वैल्यू कितनी है? 4/10 गुणा में 100। तो एफ के कितना आया काइनेटिक? 40 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? काइनेटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो कितना लगेगा? 40 न्यूटन का। तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? ये लगेगा ही नहीं। लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स चेक करके ही बताएगा कि कौन सा लगेगा। नेट फोर्स कितना लग रहा है? उधर 60, इधर 40। तो 60 माइनस 40 बराबर 10 इंटू ए। ये कितना आ गया? 20। 20 बराबर 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितने एक्सेलरेशन से जाएगा ये? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से हम लगाना सीख रहे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 kg है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दिया मैंने? 45 न्यूटन का। कितना लगाया? 45 न्यूटन का। अच्छा, निकालना क्या है? वो ही निकालना है एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स निकालो और एक्सेलरेशन निकालो। क्वेश्चन सेम है, वही पीछे वाला, ठीक है। अब इसको देखो, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो। धरती माता इस पे कितना फोर्स लगाएगी भाई? 10G। ऊपर सरफेस ये कांटेक्ट में कितना लगेगा? नॉर्मल। ना ये ऊपर उड़ सकता है, नीचे जा सकता है। n बराबर 10G। तो नॉर्मल कितना हो गया? 100। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? एफ मैक्सिमम की बात करूं, मैंने बताया था म्यू एस आर या एन ले लो, म्यू एस आर या एन, ठीक है। एन, म्यू एस की वैल्यू कितनी है? म्यू एस की वैल्यू वही क्वेश्चन में, पिछला वाला क्वेश्चन ही है। म्यू एस 0.5 और म्यू के 0.4, ठीक है, 0.4। तो 5/10 गुणा नॉर्मल 10 कितना आ गया? ये 50। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? 50। कितना? 50। लेकिन अप्लाइड कितना है? 45। तो ये कितना अपने आप को एडजस्ट करके कितना लगा लेगा? 45। 45। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा फ्रिक्शन फोर्स है? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कैसा फोर्स है ये? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कितने के बराबर? 45 न्यूटन के बराबर लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना है? 0। जितना फोर्स उधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, यानी 45 माइनस 45 बराबर 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी? 0। मैंने यही तो लिखी, मैंने यही तो लिखी। क्या आपको बात समझ में आई? जल्दी से कमेंट करें भाई, जल्दी से कमेंट करें कि आपको बात समझ में आ रही है। जल्दी से कमेंट करें। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन है कि नहीं है, सबसे पहले ये देखो। दो सरफेस के बीच में मोशन है कि नहीं है। यदि दो सरफेस के बीच में मोशन है तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। आंख बंद करके काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो और क्वेश्चन को सोल्व कर लो, ठीक है। फिर देखो कि उनके बीच में मोशन है कि नहीं है। नहीं है, अगर फ्रिक्शन फोर्स, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, जो लिमिटिंग वैल्यू है, यदि वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन 0 होगी। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा अप्लाइड फोर्स है तो इसका मतलब वो चलेगा ही चलेगा। तो वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ना लग के कौन सा लग जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, आप चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर लिमिटिंग के बराबर है एक्सटर्नल फोर्स तो लिमिटिंग लग जाएगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम वैल्यू है तो जितना एक्सटर्नल है उतना ही वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तभी तो वो रेस्ट पे रहेगा। तभी तो वो किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन।
अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, जिसका मास कितना है 10 kg, जिसका मास कितना है 10 kg। मैंने फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, कितने एंगल पे लगा दिया, ये 37 डिग्री पे। कितने एंगल पे फोर्स लगा दे, 37 डिग्री पे, ठीक है। और यहाँ पर जो म्यू एस, म्यू की वैल्यू ले लेते सीधा, ए के 0.4 दे रखी है, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक, ठीक है। एंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स निकालो, 10 kg ब्लॉक की क्या निकालो, एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व करेंगे जब, ये क्या है 10 kg, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक फोर्स इस पे लग रहा है कितना, 100 न्यूटन, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब जितने फोर्स लग रहे हैं वो लगाते चले जाते हैं, 10 kg पे कितना फोर्स लगेगा, 10g, नीचे ऊपर कितना लगेगा r, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा इसका एक कंपोनेंट इधर लूंगा, इधर लगेगा, कितना एंगल है 37, ये कितना लग जाएगा 100 cos 37, ये फोर्स। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग जाएगा कितना, 100 sin 37, ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ मैं, कितनी को वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, 100 cos 37 को, 100 गुना cos 37 का मतलब कितना हो गया 4/5, ये कट गया, 5 दूनी 10, 20, 80 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 80 न्यूटन, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 100 sin 37 की वैल्यू 3/5, 5 दूनी 10, 20, ये कितना आ गया 60 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, ठीक है। अब FBD बनाऊं, ये FBD बना रखा था लेकिन अलग से बना लेता हूँ। नीचे कितना लग रहा है 10g, ऊपर कितना लग रहा है r, बहुत बढ़िया। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 80, एक कंपोनेंट और लग रहा है ऊपर कितना 60, अरे लग रहा है कि नहीं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाता ही जाता, कितने फोर्स की वजह से, 80 फोर्स की वजह से। अरे जाता कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये अगर देख लो कि पहले ये मान लिया करो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कि पहले ऐसे मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स नाम की कोई चीज नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, पता चल जाएगा उसकी डायरेक्शन इसमें जाएगा। अब फ्रिक्शन है तो मतलब जिस डायरेक्शन में उसका अपोज करेगा, तो किधर लगेगा इस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना इधर लगेगा, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल। अब r की वैल्यू कैलकुलेट करो ना, ऊपर उड़ सकता है नीचे जा सकता है, तो r + 60 = 100। r की वैल्यू कितनी आ गई 100 - 60, r की वैल्यू आ गई 40, r की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो मैंने क्या कहा था, कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो सबसे पहले एफ मैक्सिमम निकालो। एफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, μ/s, हमेशा गिवन होती है। तो म्यू की ए की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में, देखो म्यू बस 0.4, तो म्यू के और म्यू आर हमें 0.4 ही लेना है। ये कितनी गिवन है इसकी 0.4, तो ये 0.4 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई 40, तो ये कितनी आ गई 16। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है 40। अब देखो जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में 80, और मैक्सिमम कितना लग सकता है 40, तो फिर मैक्सिमम लगा दो क्योंकि चलेगा ही चलेगा ये, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा। और म्यू एस और म्यू के क्या है बराबर, एक ही वैल्यू दे दी, दोनों बराबर है इस वाले क्वेश्चन में, म्यू एस बराबर म्यू के। तो इसका मतलब म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन निकालूंगा तो भी क्या लूंगा, यही लूंगा म्यू के इंटू आर, म्यू एस और म्यू के बराबर है, 4/10 गुना 40, कितना आ गया ये 16। तो कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ये 16। कैसा है ये काइनेटिक फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि 80 ज्यादा है 16 कम है, इसका मतलब ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है, चलेगा ही चलेगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है इसका, एक्सेलरेशन क्या निकाल दूंगा मैं, बिल्कुल निकाल दूंगा। बताओ कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, मेरे को नहीं पता, ए मान रखा है,
तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा यहाँ पर 80, उधर कितना 16, कितना वेट है इसका 10, 10 इंटू ए, 80 माइनस 16 बराबर 10 इंटू ए, 10 इंटू ए बराबर 16, 80 में से 16 घटाएंगे तो 64, 64। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने एक्सेलरेशन से जाएगा ये ऑब्जेक्ट कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, ये कितने 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। ठीक है, कितने एक्सेलरेशन जाएगा 6.4 मीटर पर। फ्रिक्शन फोर्स निकालना था, मैंने निकाल दिया। कितना फ्रिक्शन फोर्स निकला भाई, कितना फ्रिक्शन फोर्स निकला 16 न्यूटन। कितना निकला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 16 न्यूटन। कौन सा था, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इनके बीच में मोशन पॉसिबल है, मोशन है, ये ऑब्जेक्ट चलेगा ही चलेगा। इनके बीच में क्या था, मोशन था, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट रहा, ये 4 kg, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ये 2 kg। ये रहने देते हैं, अभी थोड़ा सा सिंपल देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 10 kg ब्लॉक, वही इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, कितना मान लूँ मैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ मैं 30 न्यूटन, 40 न्यूटन मान लेता हूँ, 40 न्यूटन। और एक फोर्स लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, कितना लग रहा है 30 न्यूटन का। और म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू कितनी दे रखी है 0.5, 0.5 म्यू की वैल्यू दे रखी है। तो फाइंड आउट, निकालना क्या है, निकालना है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। 10 kg ब्लॉक का क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, समझो। ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या, मैं 10 किलोग्राम वजन है मेरा, मान लो मेरा वेट कितना है 10 किलोग्राम, कितना है 10 किलोग्राम। मेरे पे एक फोर्स लग रहा है इधर इस डायरेक्शन में, कितना कितना लग रहा है भाई, कितना माना मैंने 40 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है मेरे इधर 40 न्यूटन। मान लो अगर ये 40 न्यूटन होता, ना कोई फ्रिक्शन होता, तो मैं इधर जाता, बिल्कुल जाता। एक फोर्स लग रहा है मेरे पे 30 न्यूटन, किधर लग रहा है, अंदर, क्रॉस इनवर्ड यानी अंदर की तरफ। अगर मेरे पे 30 न्यूटन होता तो मैं इधर ही जाता, इधर जाता कि नहीं। अगर मेरे पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए, कोई मेरे को इधर खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, ऐसे टेढ़ा जाऊंगा। अरे समझ में आई कि नहीं। खाली यही फोर्स होता 40 न्यूटन का तो मैं इधर जाता, बिल्कुल जाता। अगर 30 न्यूटन का फोर्स होता तो मैं इधर जाता, ऐसे बिल्कुल जाता। लेकिन फोर्स कैसे लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे टेढ़ा। कैसे जाऊंगा मैं, टेढ़ा जाऊंगा। समझो इस बात को कि ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, और ये नीचे वाली क्या है, वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है, समझो कैसे, समझो ऐसे समझो। इस ब्लॉक को, इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे एनालाइज करने की कोशिश करो। 40 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, 30 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ब्लॉक कैसे जाएगा, ऐसे। ब्लॉक कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, जैसे 40 न्यूटन फोर्स मेरे ऐसे लग रहा है, ऐसे, और 30 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है, तो मैं कैसे जाऊंगा। चलो इसको ऐसे ना मानो, और आसानी से समझने के लिए इसको ऐसे फिगर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि मेरे पास ये 10 kg ब्लॉक है, नहीं यार ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ये 40 न्यूटन का और अंदर की तरफ 30 न्यूटन का, ठीक है, ठीक है, ऐसे मान लो। वैसे कर तो लेंगे, लेकिन ऐसे ज़्यादा फील आ जाएगी। फील करवाने के लिए मैं चेंज कर रहा था डायरेक्शन, लेता न्यूमेरिकल यही, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा था बस। और कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं क्या करना चाह रहा था। इधर कितना लग रहा है 40, अगर यही होता तो इधर जाता। इधर कितना लग रहा है 30, अगर ये होता तो इधर जाता। लेकिन ये दोनों लग रहे हैं तो किधर जाऊंगा, टेढ़ा।
अरे आई के नहीं आई, मैं किधर जाऊंगा? इस डायरेक्शन। अगर 40 लग रहा होता इकलौता तो इधर जाता, 30 लग रहा होता तो इधर जाता, लेकिन ये दोनों लग रहे हैं तो किधर जाऊंगा? ऐसे। अरे आई के नहीं आई, बिल्कुल। तो नेट फोर्स कितना लगा इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं बात करूं, नेट फोर्स कितना लगा? एक फोर्स ये लगा कितने 40 न्यूटन का, एक फोर्स ऐसे लगा मान लो 30 न्यूटन का। तो दो वेक्टर हो गए, एक F1 मान लिया और एक F2, और नेट फोर्स निकालना है। पहले मेरे को पता तो चलना चाहिए ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना निकालना है। दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल। दो वेक्टर हो गए ना। अरे एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। अरे दो वेक्टर को ऐड करना आता है कि नहीं वो भी भूल गए। ए और बी है, ये क्या था? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसके बराबर लिख रहा था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अरे वो ही तो लिखा है जो तुमको आता है। क्या गलत लिख दिया? कुछ गलत नहीं लिखा। 4 चौका 16, 1600, वो कितना? 3 तिया 9, 900। F1 F2 एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। ये इधर ही अंदर एंगल कितना है? cos 90, 0। तो F नेट की वैल्यू कितनी आई? F नेट की वैल्यू आई 2500 अंडर रूट, यानी 50, यानी 50। कितना फोर्स लगा? 50 फोर्स। कितना नेट फोर्स लगा इस पे? 50। अरे आई के नहीं आई, आई के नहीं आई। ठीक है, अब बताओ, अब मेरे को बताओ। और इस पे मैक्सिमम 2 मिनट। ठीक है, ये ब्लॉक था, ये था 10 kg का। इस पे कितना लग रहा था? 40। अंदर कितना लग रहा था? 30 न्यूटन। ठीक है, इस पे नेट फोर्स कितना लगा? ये 40, ये 30। नेट कितना लगा? ये लगा कितना? 50। तो नेट कितना लगा? ये लगा 50 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट टच में है इधर 50, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट मैं जा रहा हूं ऐसे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऐसे लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? मैंने माना है नहीं क्या? म्यू की वैल्यू मान लो 0.5 मान लो। अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालूं यहां पर, ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी? 0.5। अब एफ मैक्सिमम की वैल्यू निकालो तो कितनी होगी? एफ मैक्सिमम म्यू एस इंटू आर। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? अरे भाई म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 5/10। ये अरे यही तो है। धरती माता फोर्स कितना लगाएगी? नीचे लगाएगी। कितना लगाएगी? 10G। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल N या R लिख लो। कितना लगेगा? R। ये हवा में उड़ ही नहीं सकता, तो R बराबर 10G, यानी R बराबर 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 100। ये कितना आ गया? 50। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ये कितना लग रहा है? 50। और ये इधर जा रहा है, कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? 50। इसका मतलब F माइनस एफ मैक्सिमम मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना? 50 था नेट फोर्स। अरे था कि नहीं? ये भी कितना निकला? फ्रिक्शन फोर्स 50। मैक्सिमम मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है? 10 ए की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब ये सिस्टम किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ये सिस्टम किस पे रहेगा? रेस्ट पे। मैं मान लो 10 kg ब्लॉक हूँ, इस डायरेक्शन में 40, इस डायरेक्शन में कितना? 30। नेट फोर्स लगा इधर कितना? 50। मैं इधर चलूंगा, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है मैं इधर जाऊंगा, लेकिन फ्रिक्शन है तो, अगर फ्रिक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में किधर लगेगा? इधर अपोजिट। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? 50 न्यूटन का। इधर कितना है? 50। तो 50 माइनस 50, 0। रेस्ट पे रहूंगा। इधर कितना खेच रहा है? 50 से इधर 50। तो नेट कितना रहेगा? 0। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं म्यू की वैल्यू 0.5 ना लेके, ये जो म्यू की वैल्यू ली है 0.4 ले लेता, तो ये चलता ही चलता, ये 50 बन जाता, ये 40 बन जाता। ऑब्जेक्ट किधर जाता? इधर। तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता। क्या आपको मेरे
क्या मैंने जो समझाया आपको आज कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये फ्रिक्शन फोर्स लगाने का तरीका है। फ्रिक्शन फोर्स लगाते वक्त बच्चे बहुत गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में लगेगा। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, वो कोशिश करता है ऑब्जेक्ट को ना जाने की, वो कोशिश करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर रहे, वो मूव ना करे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट था। अब इससे रिलेटेड कुछ अच्छी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड होगी। थैंक यू।